Q1 चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चोल साम्राज्य की तुलना में विजयनगर साम्राज्य के दौरान स्थानीय स्वशासन कमजोर था। 2. चोल शासकों ने अनेक प्रकार के कर लगाए, जबकि विजयनगर शासकों के अधीन केवल भूमि और संपत्ति पर ही कर लगाया जाता था। 3. चोल शासकों ने ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान किया, जबकि विजयनगर साम्राज्य में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन 1 सही है। चोल शासन अपनी अत्यंत विकसित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं जैसे उर और महासभा के लिए जाना जाता था। विजयनगर काल में शासन अधिक केंद्रीकृत हो गया और स्थानीय स्वायत्तता चोलों की तुलना में कम हो गई थी। कथन 2 गलत है। विजयनगर साम्राज्य में भी करों की विविधता थी। भूमि कर के अलावा व्यापार, व्यवसायों, विवाह और यहां तक कि घरों पर भी कर लगाए जाते थे। यह केवल भूमि और संपत्ति तक सीमित नहीं था। कथन 3 गलत है। विजयनगर के शासक जैसे कृष्णदेवराय हिंदू धर्म और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान, ब्रह्मदेय दिया और मंदिरों को भारी संरक्षण प्रदान किया। Q2 मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. सम्राट अकबर ने केवल सैन्य अधिकारियों को ही मनसब प्रदान किया था। 2. मनसबदारों का पद और वेतन एक संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता था, जिसे जात कहा जाता था। 3. मनसबदार के सैन्य उत्तरदायित्व के लिए उसे एक निश्चित संख्या में सवार या घुड़सवार सैनिक रखने की आवश्यकता होती थी। 4. मनसबदारों का चयन केवल तुर्क कुलीनों में से किया जाता था। 5. मनसबदारों को उनका वेतन राजस्व के रूप में मिलता था, जिसे जागीर कहा जाता था। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल सिर्फ 2, B होल केवल 3, C होल केवल 4, D होल सभी 5। सही उत्तर B केवल 3। व्याख्या: कथन 1 गलत है। अकबर ने सैन्य और नागरिक सिविल दोनों क्षेत्रों के अधिकारियों को मनसब प्रदान किए थे। कथन 2 सही है। जात मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति और वेतन को निर्धारित करता था। कथन 3 सही है। सवार पद यह निर्धारित करता था कि एक मनसबदार को कितने सशस्त्र घुड़सवार सैनिक रखने हैं। कथन 4 गलत है। मनसबदारी प्रणाली में केवल तुर्क नहीं, बल्कि ईरानी, भारतीय मुसलमान, राजपूत और अन्य समूहों को भी शामिल किया गया था। कथन 5 सही है। अधिकांश मनसबदारों को वेतन के बदले भूमि क्षेत्र दिए जाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था, जहां से वे राजस्व एकत्र करते थे। कथन 2, 3 और 5 सही हैं। Q3 गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को हराकर उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 2. समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कभी भी दक्षिणापथ के क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं किया। 3. उत्तर पश्चिम भारत के गणसंघ समुद्रगुप्त को नजराना अर्पित करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त, उत्तर भारत के 9 शासकों को उखाड़ फेंका और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। कथन 2 गलत है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया था। हालांकि उसने उनके क्षेत्रों पर कब्जा करने के बजाय उन्हें कर देने की शर्त पर मुक्त कर दिया था। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। कथन 3 सही है। उत्तर पश्चिम के गणराज्य और सीमावर्ती राज्य जैसे मालव, अर्जुनायन, यौधेय आदि समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे, कर देते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कथन 1 और 3 सही हैं। Q4 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के बीच ऐतिहासिक युद्ध का उल्लेख करता है, जिसमें नरसिंहवर्मन प्रथम विजयी हुआ? A होल सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, B हल्सी अभिलेख, C होल हरसोला अभिलेख, D कुरम ताम्रपत्र अभिलेख। सही उत्तर D कुरम ताम्रपत्र अभिलेख। व्याख्या: विकल्प D सही है। कुरम ताम्रपत्र पल्लव राजा परमेश्वरवर्मन प्रथम के समय का है, जिसमें उनके पूर्वज नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को हराने और वातापीकोंड की उपाधि धारण करने का विस्तृत विवरण मिलता है। विकल्प A गलत है। सोहगौरा अभिलेख मौर्य काल का है, जो अकाल के समय अनाज वितरण से संबंधित है। विकल्प B गलत है। हल्सी अभिलेख कदम्ब राजवंश से संबंधित है। विकल्प C गलत है। हरसोला ताम्रपत्र परमार शासक सियक द्वितीय से संबंधित है। Q5 अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्रकलाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है।
ए. यथार्थवादी, बी. समाजवादी, सी. पुनरुत्थानवादी, डी. प्रभाववादी, इम्प्रेशनिस्टिक। सही उत्तर सी. पुनरुत्थानवादी। व्याख्या। विकल्प सी सही है। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के मुख्य प्रणेता थे। उन्होंने पश्चिमी कला शैली का विरोध किया और भारतीय शास्त्रीय परंपराओं, अजंता मुगल राजपूत शैली को पुनर्जीवित किया, इसलिए उन्हें पुनरुत्थानवादी रिवाइवलिस्ट माना जाता है। विकल्प ए गलत है। यथार्थवादी शैली अक्सर पश्चिमी अकादमिक कला से जुड़ी थी, जिसका उन्होंने विकल्प तलाशा। विकल्प बी गलत है। उनकी कला का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव था, न कि समाजवादी विचारधारा का प्रचार। विकल्प डी गलत है। प्रभाववाद एक पश्चिमी कला आंदोलन था, जबकि टैगोर ने स्वदेशी शैलियों और जापानी वॉश तकनीक को अपनाया। Q6 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई 58 ईसा पूर्व से शुरू होने वाला युग भारत में विक्रम संवत के रूप में जाना जाता है। कथन 2 गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की स्थापना की। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी. कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी. कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर सी. कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। व्याख्या। कथन आई सही है। विक्रम संवत की शुरुआत पारंपरिक रूप से 58-57 ईसा पूर्व मानी जाती है। कथन 2 गलत है। विक्रम संवत की स्थापना 58 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का काल लगभग 375-415 ईस्वी था। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, लेकिन 58 ईसा पूर्व वाला विक्रम संवत उनसे बहुत पहले का है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसकी शुरुआत उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को हराने के बाद की थी। Q7 प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में ग्राम भोजक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्राम भोजक का चुनाव संबंधित गांव के योग्य लोगों द्वारा किया जाता था। 2. ग्राम भोजक कभी कभी गांव के लोगों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न, तो एक और नहीं 2। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या। कथन एक गलत है। प्राचीन भारत, विशेषकर उत्तर भारत में ग्राम भोजक का पद आमतौर पर आनुवंशिक हेरेडिटरी होता था। वो अक्सर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसे राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था, न कि ग्रामीणों द्वारा चुना जाता था। कथन 2 सही है। ग्राम भोजक बहुत शक्तिशाली होता था। राजा उसे कर वसूलने की शक्ति देता था। इसके अलावा वो पुलिस और कभी कभी न्यायाधीश जज की भूमिका भी निभाता था। Q8 खजुराहो मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन मंदिरों का निर्माण परमार वंश के राजाओं के संरक्षण में किया गया था। 2. खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव मंदिर है। 3. खजुराहो मंदिर परिसर में केवल हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। कथन एक गलत है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान चंदेल वंश के राजाओं द्वारा किया गया था, न कि परमार वंश द्वारा। कथन 2 सही है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो समूह का सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर है, जिसे राजा धंगदेव या विद्याधर द्वारा बनवाया गया माना जाता है। कथन 3 गलत है। खजुराहो परिसर में हिंदू धर्म, वैष्णव शैव के साथ साथ जैन धर्म के मंदिर भी स्थित हैं, जैसे पार्श्वनाथ मंदिर। Q9 भीमबेटका गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये गुफाएं मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियों में हैं। 2. इन गुफाओं में केवल पाषाण युग की पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल की चित्रकारी ही प्रदर्शित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 न ही 2। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित हैं। कथन 2 गलत है। हालांकि भीमबेटका अपनी प्रागैतिहासिक चित्रकारी, पुरापाषाण और मध्यपाषाण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ उत्तर पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और यहाँ तक कि ऐतिहासिक काल, मध्यकाल तक के चित्र पाए जाते हैं। शब्द केवल इसे गलत बनाता है।
Q10 मथुरा कला शैली में बुद्ध की छवियां मुख्यतः उत्कीर्णित हैं। ए होल ध्यान मुद्रा, बी अभय मुद्रा, सी धर्मचक्र मुद्रा, डी वरद मुद्रा। सही उत्तर बी अभय मुद्रा। व्याख्या। विकल्प बी सही है। मथुरा कला शैली की प्रारंभिक बुद्ध प्रतिमाओं में बुद्ध को अक्सर अभय मुद्रा, अभय प्रदान करते हुए दाहिना हाथ ऊपर में दिखाया गया है। इसमें वे गठीले बदन और चेहरे पर मुस्कान के साथ दिखाए गए हैं। विकल्प ए सी डी ये मुद्राएं भी बुद्ध की प्रतिमाओं में मिलती हैं, लेकिन मथुरा शैली की विशिष्ट और प्रारंभिक पहचान अभय मुद्रा से है। धर्मचक्र मुद्रा मुख्यतः सारनाथ शैली की विशेषता है। Q11 गुप्त वंश के पतन से लेकर 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हर्षवर्धन के उदय तक निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य उत्तरी भारत में सत्ता पर काबिज थे? 1. मगध के गुप्त, 2. मालवा के परमार, 3. थानेसर के पुष्यभूति, 4. कन्नौज के मौखरी, 5. देवगिरी के यादव, 6. वल्लभी के मैत्रक। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए 1, 2 और 5, बी 1, 3, 4 और 6, सी 2, 3 और 4, डी 5 और 6। सही उत्तर बी 1, 3, 4 और 6। व्याख्या। मगध के गुप्त, उत्तर गुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मगध में इनकी सत्ता बनी रही। थानेसर के पुष्यभूति इसी वंश से हर्षवर्धन संबंधित थे। कन्नौज के मौखरी वे उत्तर भारत की एक प्रमुख शक्ति थे। वल्लभी के मैत्रक वे गुजरात क्षेत्र में सत्ता में थे। गलत विकल्प मालवा के परमार 9वीं शताब्दी के बाद और देवगिरी के यादव 12वीं-14वीं शताब्दी बहुत बाद के कालखंड के हैं। Q12 निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करें। 1. कबीर, 2. गुरु नानक, 3. सूरदास। उपर्युक्त संतों में से कितने निर्गुण भक्ति की अवधारणा से संबंधित थे? ए होल केवल एक, बी होल सिर्फ 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी होल सिर्फ 2। व्याख्या। कबीर और गुरु नानक ये दोनों निर्गुण शाखा के प्रमुख संत थे जो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते थे और मूर्ति पूजा व कर्म कांडों का विरोध करते थे। सूरदास ये सगुण भक्ति शाखा के कवि थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप, विशेषकर बाल रूप की महिमा का वर्णन किया। Q13 मुगल साम्राज्य के विभिन्न उत्तराधिकारी राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य। संस्थापक 1. अवध मुर्शिद कुली खान 2. बंगाल सादत खान 3. हैदराबाद आसफ जाह। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। युग्म 3 सही है। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने की थी। युग्म 1 गलत है। अवध की स्थापना सादत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। युग्म 2 गलत है। बंगाल के स्वतंत्र राज्य की नींव मुर्शिद कुली खान ने रखी थी। यहां अवध और बंगाल के संस्थापक आपस में बदले हुए हैं। Q14 सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 2. शेख निजामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं को फवायद उल फवाद पुस्तक में संकलित किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर सी 1 और 2 दोनों। व्याख्या। कथन 1 सही है। प्रसिद्ध कवि और संगीतकार अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। कथन 2 सही है। फवायद उल फवाद का संकलन अमीर हसन सिज्जी ने किया था, जिसमें निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों और बातचीत का विवरण दिया गया है। Q15 प्राचीन भारत की वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? 1. पहली शताब्दी ई तक विभिन्न प्रकार के विशेष शल्य चिकित्सा उपकरण सामान्य उपयोग में थे। 2. मानव शरीर में आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण 3री शताब्दी ई के प्रारंभ में ही शुरू हो गया था। 3. कोण की साइन की अवधारणा 5वीं शताब्दी ई में ज्ञात हुई थी। 4. चक्रीय चतुर्भुज की अवधारणा 7वीं शताब्दी ई में ज्ञात हुई थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर सी केवल 1, 3 और 4। व्याख्या। कथन 1 सही है। सुश्रुत संहिता लगभग पहली शताब्दी में 100 से अधिक शल्य चिकित्सा उपकरणों का उल्लेख मिलता है। कथन 2 गलत है।
प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी आदि उन्नत थी, लेकिन आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन 3री शताब्दी में संभव नहीं था। कथन 3 सही है। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में ज्या साइन की अवधारणा दी थी। कथन 4 सही है। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के क्षेत्रफल का सूत्र दिया था। Q16 भारत में सूफी परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। 2. गौरी वंश के मोहम्मद गौरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। 3. अमीर खुसरो ने कौल नामक तकनीक शुरू करके चिश्ती समा को एक अनूठा रूप दिया। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर सी तीनों। व्याख्या। कथन 1 सही है। भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी के अंत में रखी थी। कथन 2 सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय ही भारत आए थे। कथन 3 सही है। अमीर खुसरो ने कौल, सूफी कव्वाली की शुरुआत में गाया जाने वाला मंत्र की शुरुआत की थी, जिससे चिश्ती समा संगीत सभा को एक नई पहचान मिली। Q17 सूफीवाद के संदर्भ में ज़ियारत शब्द का तात्पर्य है। ए. सूफी दरगाह की तीर्थयात्रा करना, बी. विशिष्ट दिनों पर उपवास करना, सी. सूफी तीर्थस्थलों पर दान करना, डी. ईश्वरीय नाम का स्मरण करना। सही उत्तर ए. सूफी दरगाह की तीर्थयात्रा करना। व्याख्या। विकल्प ए सही है। सूफी संतों की दरगाहों पर की जाने वाली तीर्थयात्रा को ज़ियारत कहा जाता है। इसका उद्देश्य संत का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। विकल्प बी, सी, डी गलत हैं। ज़ियारत का सीधा संबंध दरगाह दर्शन से है, न कि उपवास या केवल स्मरण से। जिक्र का अर्थ नाम स्मरण होता है। Q18 भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संत कबीर और बाबा गुरु नानक दोनों निर्गुण या निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। 2. संत कबीर और बाबा गुरु नानक ने परम सत्य अर्थात ईश्वर से जुड़ने के लिए अनुष्ठानों पर बल दिया। 3. गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा गुरु नानक और संत कबीर दोनों की रचनाएं शामिल हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए होल केवल 1, बी होल सिर्फ 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। दोनों संतों ने ईश्वर के निराकार रूप निर्गुण की उपासना का संदेश दिया। कथन 2 गलत है। दोनों ने बाहरी आडंबरों, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों, अनुष्ठानों का कड़ा विरोध किया था। कथन 3 सही है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव के साथ साथ कबीरदास, बाबा फरीद और रविदास जैसे संतों की वाणियां संकलित हैं। प्रश्न में गलत कथन पूछा गया है, अतः कथन 2 गलत होने के कारण उत्तर केवल 1 है। Q19 निम्नलिखित पर विचार करें। यह फसल सबसे पहले दक्कन में आई और 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में उत्तरी भारत में फैल गई। आईने अकबरी में उत्तरी भारत की फसलों की सूची में इस पादप का उल्लेख नहीं है। अकबर और उसके सरदारों ने पहली बार 1604 में इस पादप को देखा और ये जल्दी ही धूम्रपान के लिए लोकप्रिय हो गया। जहांगीर ने लत संबंधित चिंताओं के कारण इस पौधे पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक ये पूरे भारत में उपभोग, कृषि और व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गई थी। उपरोक्त जानकारी में निम्नलिखित फसलों में से किसका वर्णन किया गया है? ए तंबाकू, बी अफीम, सी कैनबिस, भांग गांजा, डी सुपारी। सही उत्तर ए तंबाकू। व्याख्या। विकल्प ए सही है। पुर्तगाली 16वीं शताब्दी के अंत में तंबाकू भारत लाए थे। आईने अकबरी 16वीं सदी के अंत में इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि यह तब तक उत्तर भारत में प्रचलित नहीं था। जहांगीर ने इसकी लत देखते हुए 1617 में इस पर प्रतिबंध लगाया था। विकल्प बी, सी, डी गलत हैं। अफीम और भांग का उपयोग भारत में बहुत प्राचीन समय से या मध्यकाल के शुरुआती दौर से ज्ञात था। सुपारी भी एक स्वदेशी और प्राचीन वस्तु है। Q20 भारत में मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई शाहजहां की वास्तुकला शैली एक संश्लेषित दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें इस्लामी, फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का संयोजन था। कथन 2 शाहजहां ने अपने दादा अकबर के विपरीत धार्मिक रूढ़िवाद की नीतियों को सशक्त किया। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण है। बी कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन आई सही है, कथन 2 गलत है। डी
कथन आई गलत है, लेकिन कथन दो सही है। सही उत्तर बी, कथन आई और कथन दो दोनों सही हैं, और कथन दो कथन आई का सही स्पष्टीकरण नहीं है। व्याख्या: कथन आई सही है। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग था। उसने ताजमहल और लाल किले जैसी संरचनाओं में फारसी, इस्लामी और हिंदू, भारतीय शैलियों का बेहतरीन तालमेल बिठाया। कथन दो सही है। अकबर की सुलह-ए-कुल की उदार नीति के मुकाबले शाहजहां का दृष्टिकोण अधिक रूढ़िवादी था। उसने सिजदा और पायबोज जैसी प्रथाएं समाप्त कीं और इस्लाम के संरक्षण पर अधिक जोर दिया। हालांकि ये धार्मिक रुख उसकी स्थापत्य शैली का कारण नहीं था, इसलिए कथन दो स्पष्टीकरण नहीं है। Q21 निम्नलिखित पर विचार करें। बाबर के भारत आगमन के परिणामस्वरूप: 1. उपमहाद्वीप में बारूद का परिचय। 2. क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय। 3. क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर B केवल 3। व्याख्या: कथन एक गलत है। भारत में बारूद का प्रयोग बाबर से पहले भी बहमनी और विजयनगर काल में सीमित रूप से होता था। बाबर ने तोपखाने का व्यवस्थित प्रयोग शुरू किया था, परिचय नहीं। कथन दो गलत है। मेहराब और गुंबद का परिचय दिल्ली सल्तनत के दौरान ही हो गया था। मुगलों ने इसे केवल और अधिक परिष्कृत किया। कथन तीन सही है। बाबर स्वयं तैमूर का वंशज था, अतः उसके आगमन से भारत में तैमूरी मुगल राजवंश की नींव पड़ी। Q22 शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उनकी राजस्व नीतियों ने मौजूदा देशमुखों और कुलकर्णियों की शक्तियों को कम कर दिया। 2. चौथ और सरदेशमुखी कर उनके प्रशासन के लिए आय के दो महत्वपूर्ण स्रोत थे। 3. शिवाजी की राजस्व प्रणाली अहमदनगर के मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली पर आधारित थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A खोल केवल 1, B खोल केवल 2, C खोल तीनों, D खोल कोई नहीं। सही उत्तर C तीनों। व्याख्या: कथन एक सही है। शिवाजी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए वंशानुगत राजस्व अधिकारियों, देशमुख कुलकर्णी की शक्तियों को सीमित किया और सीधे किसानों से संपर्क साधा। कथन दो सही है। चौथ, कुल राजस्व का 1/4 बाहरी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले लिया जाता था, और सरदेशमुखी 1/10 शिवाजी द्वारा स्वयं को प्रधान अधिपति मानने के दावे के रूप में लिया जाता था। कथन तीन सही है। शिवाजी ने मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी और भूमि पैमाइश की प्रणाली को अपना आधार बनाया था। Q23 मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वास्तुकला रूप शब्दावली। स्पष्टीकरण 1. लैटिना या रेखा प्रसाद, शिखर जो आधार पर वर्गाकार है और जिसकी दीवारें ऊपर एक बिंदु तक अंदर की ओर झुकी हुई हैं। 2. फमसाना, कई स्लैबों की छत जो धीरे धीरे एक बिंदु तक उठती है। 3. वल्लभी प्रकार का मंदिर, आयताकार इमारतें जिनकी छत गुंबददार कक्ष तक जाती है। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल सिर्फ 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर C तीनों। व्याख्या: युग्म एक सही है। लैटिना सबसे सामान्य नागर शिखर है जो सीधा ऊपर जाकर एक बिंदु पर मिलता है। युग्म दो सही है। फमसाना छतें लैटिना से छोटी और चौड़ी होती हैं जो कई स्लैबों से बनी होती हैं। युग्म तीन सही है। वल्लभी शैली में छत का आकार एक वैगन गाड़ी की छत जैसा या अर्ध बेलनाकार होता है। Q24 गुप्तोत्तर काल में प्राचीन भारत में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। साम्राज्य, वो क्षेत्र जहां उन्होंने शासन किया। 1. मोखरी, उत्तर प्रदेश। 2. गौड़, गुजरात। 3. मैत्रक, बंगाल। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर A केवल 1। व्याख्या: युग्म एक सही है। मौखरी वंश का केंद्र मुख्य रूप से कन्नौज, वर्तमान उत्तर प्रदेश था। युग्म दो गलत है। गौड़ राजवंश का शासन बंगाल क्षेत्र में था, प्रसिद्ध राजा शशांक। युग्म तीन गलत है। मैत्रक राजवंश का शासन गुजरात वल्लभी क्षेत्र में था। यहां गौड़ और मैत्रक के क्षेत्र आपस में बदल दिए गए हैं। Q25 मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीव का पुर्तगालियों के सामने अभ्यर्पण कर दिया था? A होल अहमद शाह, B महमूद बेगड़ा, C बहादुर शाह, D मोहम्मद शाह। सही उत्तर C बहादुर शाह। व्याख्या: विकल्प सी सही है। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं के आक्रमण से बचने के लिए पुर्तगालियों से सहायता मांगी थी। इसके बदले में 1534 में बसीन की संधि के तहत उन्होंने दीव पुर्तगालियों को सौंप दिया था।
बाद में पुर्तगालियों ने ही धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। अन्य विकल्प: अहमद शाह, अहमदाबाद का संस्थापक, महमूद बेगड़ा, महानतम गुजरात शासक, और मोहम्मद शाह इस घटना से संबंधित नहीं है। Q26 भक्ति आंदोलन 5वीं-10वीं शताब्दी ई के दौरान के संबंध में अलवार और नयनारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अलवार और नयनारों ने प्रचलित जाति व्यवस्था को चुनौती दी। 2. इसे झानियार अलवारों में एक प्रमुख व्यक्ति थे और अंडाल नयनारों में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 3. नालियर दिव्य प्रबंधम नयनारों से जुड़ा है जबकि तिरुमुराई अलवार से जुड़ा है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A खोल केवल 1, B खोल केवल 2, C होल तीनों, D कोई नहीं। सही उत्तर A केवल 1। व्याख्या: कथन एक सही है। अलवार विष्णु भक्त और नयनार शिव भक्त। संतों ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और समाज के सभी वर्गों जैसे कुम्हार, किसान, अछूत को शामिल किया। कथन 2 गलत है। अंडाल एकमात्र महिला अलवार थीं जबकि ईसैग्यानियार एक प्रमुख महिला नयनार थीं। यहां संप्रदाय बदले हुए हैं। कथन 3 गलत है। नालियर दिव्य प्रबंधम अलवार संतों के गीतों का संकलन है और तिरुमुराई नयनार संतों की रचनाओं का संग्रह है। Q27 विभिन्न विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के वर्णन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नुनिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती और ज्योतिष के क्षेत्र में विशेषज्ञ थीं। 2. दुआर्टे बारबोसा ने अपने लेखन में विजयनगर साम्राज्य के पश्चिमी तट पर भटकल बंदरगाह के माध्यम से व्यापार का वर्णन किया है। 3. अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की अधिकांश भूमि को उपजाऊ और अच्छी खेती वाली बताया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A कोल केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नुनिस ने उल्लेख किया है कि महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष, लेखांकन और यहां तक कि भविष्य बताने में भी कुशल थीं। कथन 2 सही है। बारबोसा ने दक्षिण भारत के व्यापारिक केंद्रों और बंदरगाहों जैसे भटकल का विस्तृत विवरण दिया है। कथन 3 सही है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की कृषि समृद्धि और साम्राज्य की भव्यता की अत्यधिक प्रशंसा की है। Q28 शेरशाह सूरी के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके शासनकाल में: 1. भूमि राजस्व मिट्टी की उर्वरता के आधार पर तय किया जाता था। 2. साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सोनार गांव से पेशावर तक एक सड़क का निर्माण कराया गया था। 3. रुपया के नाम से एक नया चांदी का सिक्का शुरू किया गया। 4. घोड़ों पर दाग लगाने की दागांकन प्रणाली भारत में पहली बार शुरू की गई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर C केवल 3। व्याख्या: कथन एक सही है। शेरशाह ने भूमि को उत्तम, मध्यम और खराब श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। कथन 2 सही है। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड, सड़क-ए-आजम का निर्माण जीर्णोद्धार कराया जो बंगाल के सोनारगांव से उत्तर पश्चिम में पेशावर तक जाती थी। कथन 3 सही है। उन्होंने चांदी का मानक सिक्का रुपया 178 ग्रेन चलाया जो आधुनिक भारतीय मुद्रा का पूर्वज माना जाता है। कथन 4 गलत है। घोड़ों को दागने की प्रथा, दाग और सैनिकों का विवरण, चेहरा रखने की व्यवस्था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। शेरशाह ने इसे केवल पुनर्जीवित और व्यवस्थित किया। Q29 अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल द्वारा शुरू की गई जब्त प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस प्रणाली के तहत भूमि राजस्व मांगों में अनिश्चितताओं से बचने के लिए फसलों के लिए कर की दर तय की गई थी। 2. जब्त प्रणाली के तहत किसानों को नकद में कर देना पड़ता था। 3. इसे मुगल साम्राज्य के सभी प्रांतों में लागू किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या: कथन एक सही है। पिछले 10 वर्षों की पैदावार और कीमतों के औसत दहशाला के आधार पर कर निर्धारित किया गया था ताकि अनिश्चितता न रहे। कथन 2 सही है। जब्त प्रणाली की मुख्य विशेषता ये थी कि राजस्व का आकलन और भुगतान मुख्य रूप से नकद कैश में किया जाता था। कथन 3 गलत है। यह प्रणाली उन क्षेत्रों जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर में लागू थी जहां भूमि की पैमाइश और रिकॉर्ड रखना संभव था। ये बंगाल, गुजरात या दक्कन जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में पूरी तरह लागू नहीं थी। Q30 विजयनगर चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मंदिर के गलियारों में चित्रकारी की गई थी। 2. चित्रकला में अधिकतर रामायण और महाभारत की कहानियां वर्णित हैं। 3.
वीरभद्र मंदिर विजयनगर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं? ए होल केवल एक, बी होल सिर्फ दो, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी तीनों। व्याख्या। कथन एक सही है। विजयनगर काल में मंदिरों की दीवारों और छतों गलियारों पर भित्ति चित्र फ्रेस्कोस बनाने की कला बहुत उन्नत थी। कथन दो सही है। इन चित्रों के मुख्य विषय धार्मिक थे, जिनमें महाकाव्यों, रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्य दिखाए जाते थे। कथन तीन सही है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित वीरभद्र मंदिर विजयनगर चित्रकला शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। Q31 निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्रों की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया? ए होल हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही उत्तर सी जहांगीर। व्याख्या। विकल्प सी सही है। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने अकबर कालीन सामूहिक पांडुलिपि चित्रों जैसे हमजानामा के स्थान पर व्यक्तिगत चित्रों, पोर्ट्रेट्स, प्रकृति, पशु पक्षी और मुरक्का एल्बम बनाने पर अधिक जोर दिया। अन्य विकल्प। अकबर ने चित्रकला के लिए विभाग बनाया और पांडुलिपियों पर ध्यान दिया। शाहजहां का झुकाव वास्तुकला की ओर अधिक था। हुमायूं फारस से चित्रकारों को लाया था। Q32 भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में सरायघाट के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह युद्ध अहोम और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। 2. इस युद्ध के दौरान लचित बोरफुकन अहोम सेना के मुख्य कमांडर थे। 3. युद्ध के अंत में मुगल विजयी हुए और उन्होंने अहोम की राजधानी गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल एक, बी होल केवल दो, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल दो। व्याख्या। कथन एक सही है। सरायघाट का युद्ध 1671 ब्रह्मपुत्र नदी पर अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। कथन दो सही है। अहोम सेना का नेतृत्व प्रसिद्ध सेनापति लचित बोरफुकन ने किया था, जिन्होंने मुगलों को करारी शिकस्त दी थी। कथन तीन गलत है। इस युद्ध में अहोम सेना की शानदार जीत हुई थी और उन्होंने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। गुवाहाटी अहोमों के नियंत्रण में ही रहा। Q33 मध्यकालीन भारत के दौरान यात्रियों और उनके खातों पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यात्री खाते पुस्तकें 1, अल बिरूनी, किताब उल हिंद 2, अब्दुर रज्जाक, मतला उस साहैन व मजमा उल बहरैन 3, फ्रेंकोइस बर्नियर, मुगल साम्राज्य में यात्राएं। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल एक, बी होल सिर्फ दो, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी तीनों। व्याख्या। युग्म एक सही है। अल बिरूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीय धर्म, दर्शन और विज्ञान का वर्णन किया है। युग्म दो सही है। ईरानी राजदूत अब्दुर रज्जाक ने विजयनगर यात्रा का विवरण अपनी पुस्तक मतला उस साहैन व मजमा उल बहरैन में दिया है। युग्म तीन सही है। फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर शाहजहां औरंगजेब काल ने ट्रैवल्स इन द मोगल एम्पायर लिखी थी। Q34 मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नागपुर पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। 2. क्षेत्रीय शक्तियों के विरुद्ध मराठों के सैन्य अभियानों के परिणामस्वरूप इनमें से अधिकांश क्षेत्रीय शासकों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का समर्थन नहीं किया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या। कथन एक गलत है। पेशवाओं के काल में मराठा साम्राज्य की मुख्य राजधानी पुणे थी, न कि नागपुर। नागपुर भोंसले मराठा प्रमुखों का केंद्र था। कथन दो सही है। मराठों द्वारा जाटों, राजपूतों और अवध के नवाबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने के कारण वे नाराज थे। इसी कारण 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में इन शक्तियों ने मराठों का साथ नहीं दिया। Q35 पुर्तगाली लेखक नुनिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थीं? 1. कुश्ती, 2. ज्योतिष शास्त्र, 3. लेखांकन, 4. भविष्यवाणी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर डी 1, 2, 3 और 4। व्याख्या। विकल्प डी सही है। फरनाओ नुनिस ने लिखा है कि विजयनगर में महिलाएं कुश्ती,
ज्योतिष, भविष्य बताने, संगीत और सरकारी लेखा जोखा, अकाउंटिंग रखने जैसे कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं और अत्यंत कुशल थीं। Q36 गुप्त साम्राज्य के दौरान समाज की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अछूत माने जाने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे शहर के बाहरी इलाकों में रहें। 2. शूद्रों और महिलाओं को पुराण सुनने की अनुमति नहीं थी। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल नहीं, तो 1 और न ही 2। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन एक सही है। चीनी यात्री फाह्यान के अनुसार चांडाल या अछूतों को समाज से अलग शहर के बाहर रहना पड़ता था और शहर में प्रवेश करते समय लकड़ी पीटकर अपनी उपस्थिति की सूचना देनी होती थी। कथन 2 गलत है। गुप्त काल में शूद्रों और महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था। उन्हें अब रामायण, महाभारत और पुराण सुनने की अनुमति दे दी गई थी। वे कृष्ण की पूजा भी कर सकते थे। Q37 विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. वे तुलवा वंश के एक प्रमुख शासक थे। 2. उन्होंने अपनी मां के सम्मान में नागालपुरम शहर की स्थापना की। 3. तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच की भूमि, जिसे रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता था, कृष्णदेवराय ने बीजापुर के सुल्तान से हासिल की थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी तीनों। व्याख्या: कथन एक सही है। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा थे और वे तीसरे वंश तुलवा वंश के थे। कथन 2 सही है। उन्होंने अपनी माता नागला देवी के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम नामक उपनगर बसाया था। कथन 3 सही है। कृष्णदेवराय ने 1520 में बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को हराकर रायचूर दोआब पर विजय प्राप्त की थी, जो एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। Q38 प्राचीन भारतीय इतिहास के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने की थी। 2. मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। 3. ऐहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा लिखा गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक और दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत में की थी। कथन 2 गलत है। मेहरौली लौहस्तंभ शिलालेख गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है, न कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से। कथन 3 सही है। ऐहोल अभिलेख की रचना रविकीर्ति ने की थी, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को हराने का उल्लेख मिलता है। Q39 मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। 1. विस्तृत चारदीवारी और प्रवेश द्वार, गोपुरम। 2. मंदिर परिसर के अंदर विशाल जलाशय। 3. शिखर के रूप में मुख्य मंदिर के बुर्ज, टावर का आकार। उपर्युक्त में से कितनी मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषताएं हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या: कथन एक सही है। द्रविड़ शैली में ऊंची चारदीवारी और भव्य प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, अनिवार्य विशेषताएं हैं। कथन 2 सही है। दक्षिण भारतीय या द्रविड़ मंदिरों के परिसर में कल्याणी या विशाल जलाशय, टैंक का होना एक प्रमुख लक्षण है। कथन 3 गलत है। द्रविड़ शैली में टावर को विमान कहा जाता है, जो पिरामिडनुमा होता है। शिखर केवल सबसे ऊपर के हिस्से, गुंबदनुमा को कहा जाता है। शिखर शब्द का प्रयोग मुख्य टावर के लिए उत्तर भारतीय नागर शैली में होता है। Q40 नयनार और अलवार भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नयनार और अलवार दोनों ही विविध सामाजिक पृष्ठभूमि से थे, जिनमें विभिन्न जातियां, लिंग और व्यवसाय शामिल थे। 2. महिला संत अंडाल और कराइक काल अम्मैयार क्रमशः नयनार और अलवार परंपराओं से जुड़ी थीं। 3. नयनार भगवान विष्णु को समर्पित थे, जबकि अलवार भगवान शिव को समर्पित थे। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या: कथन एक सही है। ये आंदोलन समावेशी थे और इनमें ब्राह्मणों से लेकर शिल्पकार और यहां तक कि जिन्हें अछूत माना जाता था, वे भी शामिल थे। कथन 2 गलत है।
अंडाल अलवार संत थीं और कराईकाल अम्मैयार नयनार संत थीं। यहाँ क्रम उल्टा दिया गया है। कथन 3 गलत है। नयनार भगवान शिव के भक्त थे और अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। Q41 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? 1. हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। 2. विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। 3. रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्रों में से हुआ था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A होल 1 और 2B, केवल 2C, 2 और 3D, केवल 3। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। कर्नाटक आरकोट की निजामत मूलतः मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा थी जो बाद में स्वतंत्र हो गई। ये हैदराबाद के अधीन नहीं बल्कि उसके साथ प्रतिस्पर्धी स्थिति में थी। कथन 2 सही है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1612 में वाडियार राजवंश ने मैसूर राज्य की नींव रखी। कथन 3 गलत है। रुहेलखंड का गठन अली मोहम्मद खान द्वारा नादिर शाह के आक्रमण के बाद उत्पन्न अराजकता के दौरान किया गया था, न कि अहमद शाह दुर्रानी के अधिकृत क्षेत्रों से। Q42 पल्लव काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अग्रहार मुख्यतः ब्राह्मणों के स्वामित्व वाले करमुक्त गांव थे। 2. पल्लव समाज के मध्यम और निम्न वर्ग की महिलाओं को घर से बाहर कोई भी काम करने की अनुमति नहीं थी। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर A केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। पल्लव काल में राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि या पूरे गांव को अग्रहार या ब्रह्मदेय कहा जाता था। कथन 2 गलत है। निम्न वर्ग की महिलाएं कृषि और अन्य बाहरी आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। केवल उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ प्रतिबंध हो सकते थे, लेकिन पूरे समाज के लिए ये कथन गलत है। Q43 मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मराठा क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2. लगातार युद्धों के कारण व्यापारिक गतिविधियों को झटका लगा। 3. कुछ मराठा पेशवाओं ने दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A खोल केवल 1, B खोल केवल 2, C होल तीनों, D खोल कोई नहीं। सही उत्तर B केवल 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। मराठा समाज में विशेष रूप से गैर ब्राह्मण जातियों में विधवा पुनर्विवाह पाठ प्रचलित था। पेशवा काल में ब्राह्मणों के बीच इस पर रोक थी, लेकिन पूरे मराठा क्षेत्र पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं था। कथन 2 सही है। मुगलों और अन्य शक्तियों के साथ निरंतर संघर्षों के कारण कृषि और व्यापारिक मार्ग अक्सर असुरक्षित हो जाते थे, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। कथन 3 सही है। पेशवाओं के समय में समाज सुधार के कुछ प्रयास हुए थे, जिनमें अत्यधिक दहेज और विवाहों पर होने वाले फिजूल खर्च को कम करने के निर्देश शामिल थे। कथन 2 और 3 सही हैं। Q38 प्राचीन भारतीय इतिहास के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। Q44 कर्नाटक में वीरशैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना ने किया था। 2. वीरशैव शिव की पूजा उनके लिंग रूप में करते हैं। 3. वीरशैव परंपरा ने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। 4. वीरशैवों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर C केवल 3। व्याख्या। कथन 1 सही है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना ने किया था। कथन 2 सही है। वे भगवान शिव की आराधना करते हैं और अपने बाएं कंधे पर एक छोटे लिंग को धारण करते हैं। कथन 3 सही है। उन्होंने ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। कथन 4 गलत है। वीरशैवों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में विलीन हो जाता है और संसार में वापस नहीं लौटता, अतः वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। Q45 मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A तानसेन की उपाधि उन्हें सम्राट अकबर ने दी थी। B होल तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं पर ध्रुपद की रचना की। C होल तानसेन ने अपने संरक्षकों पर गीतों की रचना की। D होल तानसेन ने कई रागों का आविष्कार किया। सही उत्तर A तानसेन की उपाधि उन्हें सम्राट अकबर ने दी थी।
व्याख्या। विकल्प ए गलत है। तानसेन मूल नाम रामतनु पांडे को तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दी थी, अकबर ने नहीं। अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी। विकल्प बी सही है। तानसेन ने अनेक ध्रुपद रचनाएं की, जिनमें हिंदू देवी देवताओं की स्तुति शामिल थी। विकल्प सी सही है। उन्होंने अपने संरक्षकों जैसे राजा रामचंद्र और बाद में अकबर की प्रशंसा में गीतों की रचना की। विकल्प डी सही है। उन्हें मियाँ की टोड़ी और मियाँ की मल्हार जैसे कई प्रसिद्ध रागों का जनक माना जाता है। Q46 मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में गजपति, नरपति और अश्वपति शब्द किससे संबंधित थे? ए. पहलवानों को उनकी ताकत दर्शाने के लिए दिए गए शीर्षक। बी. होल, जासूसी, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार शाही अधिकारी। सी. सम्राटों को उनकी सैन्य क्षमताओं के आधार पर दी जाने वाली उपाधियां। डी. घोड़ों और हाथियों के व्यापार का प्रबंधन करने वाले बंदरगाहों के प्रकार। सही उत्तर सी. सम्राटों को उनकी सैन्य क्षमताओं के आधार पर दी जाने वाली उपाधियां। व्याख्या। विकल्प सी सही है। ये उपाधियां शासकों की सेना की ताकत को दर्शाती थीं। गजपति हाथियों का स्वामी, ओडिशा के शासकों के लिए, अश्वपति घोड़ों का स्वामी, दक्कन के सुल्तानों के लिए, और नरपति मनुष्यों का स्वामी, विजयनगर के शासकों के लिए प्रयोग होता था। Q47 बंगाली के एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. 13वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल पर तुर्की विजय ने बंगाली भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2. मुगल शासक अकबर द्वारा बंगाली को दरबारी भाषा के रूप में बढ़ावा देने से एक स्वतंत्र भाषा के रूप में इसका विकास प्रभावित हुआ। 3. भक्ति संत चैतन्य देव का आगमन बंगाली भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। तुर्क अफगान विजेताओं ने स्थानीय भाषा बंगाली को संरक्षण दिया, जिससे ये प्रशासनिक और साहित्यिक रूप से विकसित हुई। कथन 2 गलत है। मुगलों की दरबारी और प्रशासनिक भाषा फारसी थी, बंगाली नहीं। मुगलों के अधीन बंगाली का विकास एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में हुआ, लेकिन वह दरबारी भाषा नहीं थी। कथन 3 सही है। चैतन्य महाप्रभु और भक्ति आंदोलन ने लोक भाषा बंगाली में कीर्तन और साहित्य को लोकप्रिय बनाया, जिससे भाषा को बहुत मजबूती मिली। Q48 वाकाटक राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस राजवंश ने नगरधन को अपनी राजधानी बनाकर मध्य और दक्षिण भारतीय क्षेत्रों पर शासन किया। 2. वे कर्नाटक के कदंबों और आंध्र के विष्णुकुंडिनों के समकालीन थे। 3. प्रभावती गुप्ता एक वाकाटक राजकुमारी थी, जिसका विवाह एक गुप्त राजा से हुआ था। 4. महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय ने करवाया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी केवल 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। वाकाटकों की एक मुख्य शाखा की राजधानी नंदीवर्धन नगरधन थी। कथन 2 सही है। वाकाटक, कदंब और विष्णुकुंडिन वंश एक ही कालखंड 4ठी-6ठी शताब्दी में सक्रिय थे। कथन 3 गलत है। प्रभावती गुप्ता गुप्त राजकुमारी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थीं, जिनका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। कथन 4 गलत है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। Q49 एलोरा गुफाओं में कैलाशनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये भारत का पहला अखंड मंदिर है, जो पूरी तरह से एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। 2. ये पल्लव वंश का वास्तुकला चमत्कार है। 3. इसमें रामायण और महाभारत दोनों की कथाओं को दर्शाती जटिल नक्काशी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए केवल 1। व्याख्या। कथन 1 सही है। एलोरा का कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म मोनोलिथिक संरचना है, जिसे ऊपर से नीचे की ओर एक ही पहाड़ काटकर बनाया गया है। कथन 2 गलत है। यह राष्ट्रकूट वास्तुकला का उदाहरण है, पल्लव शैली का नहीं, यद्यपि ये द्रविड़ शैली से प्रभावित है। कथन 3 गलत है। हालांकि यहाँ हिंदू धर्म के विभिन्न दृश्य हैं, लेकिन रामायण के दृश्य तो मुख्य रूप से मिलते हैं, परंतु यह वर्णन रामायण और महाभारत दोनों की कथाओं को दर्शाती जटिल नक्काशी के लिए महाबलीपुरम के स्मारकों की तुलना में कम सटीक बैठता है। आधिकारिक उत्तरों में अक्सर इसे केवल राष्ट्रकूट निर्माण के आधार पर परखा जाता है। Q50 सांची की मूर्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. कुछ मूर्तियों में शालभंजिका का चित्रण है। 2.
शालभंजिका की आकृति कमल और हाथियों से घिरी एक स्त्री द्वारा दर्शाई गई है। 3. शालभंजिका रूपांकन सीधे तौर पर बौद्ध विचारों से प्रेरित नहीं था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A1 2 और 3B केवल 2 और 3C केवल 2D केवल 1 और 3। सही उत्तर D केवल 1 और 3। व्याख्या। कथन एक सही है। सांची के तोरण द्वारों पर शालभंजिका पेड़ की डाली पकड़े हुए स्त्री की सुंदर मूर्तियां हैं। कथन 2 गलत है। कमल और हाथियों के बीच बैठी स्त्री की आकृति गजलक्ष्मी की है, शालभंजिका की नहीं। कथन 3 सही है। शालभंजिका एक लोक परंपरा या लोक विश्वास यक्षिणी से संबंधित थी, जिसे बाद में बौद्ध कला में शामिल कर लिया गया। ये मूल रूप से बौद्ध धार्मिक विचारों का हिस्सा नहीं थी।